नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 6 फरवरी 2025 का इंडिया का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस क्लास की पीडीएफ को जरूर पढ़ना है, क्योंकि पीडीएफ में प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे डिटेल एनालिसिस सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा। पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैसे मिलेगी इस क्लास के अंत में अपन उस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, क्या सर डेली करंट अफेयर पढ़ना जरूरी है? तो मैं बोलूँगा, आपको स्ट्रॉन्ग सजेशन दूंगा, बिल्कुल पढ़ना जरूरी है। क्योंकि अभी राजस्थान में जो आरएस का एग्जाम हुआ था उसका लेवल आपने देखा होगा। वो एक एमएलएम वाले बोलते हैं ना, लेवल सबके निकलेंगे। तो इस बार आरपीएससी का लेवल निकला था, हो सकता है अगली बार आप जिस एग्जाम की तैयारी करो उसका लेवल निकल जाए। और पिछला जो भी आरएस का पेपर हुआ था 2-3 दिन पहले, 2 तारीख को जो पेपर था, उसके अंदर करंट अफेयर के 90% क्वेश्चन अपनी इस क्लास में से डायरेक्ट मैच हुए थे। और आगे भी यही रेशियो रहने वाला है, 90 to 95। 100% कभी किसी क्लास में से नहीं आते हैं। एक क्वेश्चन बाहर गया था अपनी इस क्लास में से, लेकिन वो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया था। क्वेश्चन में जो एग्जैक्ट फैक्ट पूछा गया था वो मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, लेकिन वो अपनी जो इस पीडीएफ के अंदर वो फैक्ट मैंने दे रखा था, इसीलिए इस पीडीएफ को आपको लेना है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी का स्वर्ण पदक किस राज्य ने जीता? 38वें राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं। कहां पर चल रहे हैं? मैंने आपको बताया था उत्तराखंड में चल रहे थे। और ये क्वेश्चन आरएस के अंदर एज इट इज पूछा गया था। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर हुआ? तो उत्तराखंड के अंदर हुआ था। स्टेटमेंट दे रखा था कि स्टेटमेंट में साफ साफ लिखा था, तो आपको ध्यान रखना है। उसके अंदर कबड्डी के अंदर पुरुष वर्ग के अंदर गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो वो जीता है उत्तर प्रदेश ने। किसने? यूपी, उत्तर प्रदेश ने जीता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। उत्तराखंड में प्रॉपर ये मैच हुआ कहां पर था? तो हरिद्वार के अंदर रोशनाबाद स्टेडियम है, वहां पर एक योग स्थली खेल परिसर बना हुआ है। वहां पर 38वें राष्ट्रीय खेलों की पुरुष कबड्डी का फाइनल हुआ था। उत्तर प्रदेश ने किसको हराया था? यह भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को हराया था। किसको? चंडीगढ़ को फाइनल के अंदर उत्तर प्रदेश ने हराया था। अब एज इट इज क्वेश्चन क्या बनता है? जैसे पुरुषों का फाइनल हुआ वैसे महिलाओं का भी फाइनल हुआ था। वो किसने जीता था? हिमाचल प्रदेश ने जीता था, हरियाणा को हराकर। किसको? हरियाणा को हराया था हिमाचल प्रदेश ने। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हिमाचल प्रदेश हराया किसको? हरियाणा को। चारों टीमों के नाम आपको पता होना चाहिए, कोई सा भी एग्जाम आ सकता है। पहली बात तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है भाई, 38वें राष्ट्रीय खेल है, उसका कबड्डी का फाइनल हरिद्वार के रोशनाबाद स्टेडियम में हुआ था। उस स्टेडियम में एक योग स्थली खेल परिसर बना हुआ है, वहां पर इसका फाइनल खेला गया था। ठीक है। पुरुषों के अंदर तो उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को हराया था और खिताब अपने नाम किया था, गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। उसी प्रकार महिलाओं के अंदर हिमाचल प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो विजय रही थी और हरियाणा की महिलाओं को फाइनल में हराया था। तो ये सारे फैक्ट आपको क्या करने हैं? अच्छे से कवर करने हैं। बाकी इस पीडीएफ के अंदर ये सारी चीजें अच्छे से लिखी हुई मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। न्याय विभाग में निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भाई न्याय विभाग में नए निर्देशक की नियुक्ति हुई है। कल 2 नियुक्तियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हुई थी, इसमें से एक नियुक्ति तो ये है, एक अगले क्वेश्चन में मैं आपको पढ़ा दूंगा। मोनिका रानी को न्याय विभाग में निर्देशक के पद पर नियुक्त किया है। ये आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत न्याय विभाग के निर्देशक के रूप में किसको नियुक्त किया है? मोनिका रानी को किया है। ये आईडीएस है, 2010 बैच की आईडीएस है। इनका कार्यकाल कब से शुरू कब खत्म होगा ये जानकारी आपको इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा। 1 जनवरी 2028, 1 जनवरी 2028 को इनका कार्यकाल क्या होगा? समाप्त होगा। अभी कुछ राजस्थान के अंदर नई योजनाएं आई थी और उन योजनाओं के बारे में आपसे पूछा गया था कि किस योजना का जो कार्यकाल है या कौन सी योजना है वो कहां तक लागू रहेगी, ये आपसे पूछा गया था। इसीलिए किसी भी कर्मचारी का कार्यकाल आपसे पूछ सकते हैं आगे एग्जाम के अंदर कि इसका कार्यकाल कब समाप्त होगा। तो 1 जनवरी 2028 तक इनका कार्यकाल चलने वाला है। मोनिका रानी का कार्यकाल के अंदर पद कौन सा दिया गया है इनको? तो इनको दिया गया है न्याय विभाग में निर्देशक के पद पर इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है। रक्षा विभाग है, उन्होंने इनकी नियुक्ति की है और दिल्ली में इन्होंने कल कार्यभार भी संभाल लिया है। ये थोड़ी फास्ट नियुक्ति थी, तुरंत नियुक्ति की गई थी इनकी। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है? मैंने आपको बोला था ना 2 निर्देशक के पदों पर नियुक्तियां हुई है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी नियुक्ति कौन सी है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? किसके अंदर? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंदर। बताओ, पढ़ा होगा आपने, न्यूज़पेपर आप पढ़ते होंगे। आईपीएस अधिकारी है सागर सिंह कलसी। सागर सिंह कलसी क्या है? एक आईपीएस अधिकारी है। इनको पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निर्देशक के पद पर नियुक्त किया है। 2010 बैच के ये अधिकारी हैं और इनकी नई नियुक्ति आपको ध्यान रखनी है। वही केंद्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत इनकी नियुक्ति की गई है अगले 5 वर्षों के लिए या अगले आदेश तक, ऐसा लिखा था इनकी नियुक्ति के अंदर। अगले 5 वर्षों तक तो इनकी नियुक्ति है
और 5 वर्षों के बाद भी इनकी नियुक्ति रह सकती है जब तक हम अगला आदेश जारी ना करें, ठीक है। गृह मंत्रालय ने इसकी सिफारिश की थी और उन्होंने इन्हें भी तुरंत कार्यभार संभालने के निर्देश दिए थे, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। 2 नियुक्तियां मैंने आपको पढ़ाई। अपॉइंटमेंट के सेक्शन में से करंट अफेयर में एक क्वेश्चन कंफर्म बनता है, ठीक है। तो नियुक्तियां जितनी भी आप पढ़ते हो सबको अच्छे से पढ़ा करो। इस क्वेश्चन को 3 स्टार लगा लो और इस क्वेश्चन के आगे आईएमपी लिख लो। आईएमपी का मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला, यानी ये पहली अश्वेत महिला है। आपको पता है जब भी कोई नई चीज होती है, पहली बार होती है, अश्वेत का मतलब हुई ये गोरे रंग की नहीं है, ठीक है। तो अश्वेत महिला है और इन्होंने मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीता है। इनका नाम आपसे पूछा है तो इनका नाम है सेगो गेलेई। क्या है, सेगो गेलेई इनका नाम है। तेस्को गेलेई भी लिखा हुआ था। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब इन्होंने जीता है। अश्वेत महिला है, विश्व की पहली अश्वेत महिला है, ठीक है। तो जो विश्व भर के अंदर वैश्विक स्तर पर अश्वेत महिलाएं हैं उनके लिए एक बड़ी जीत है। प्रोफेशन से ये एक वकील है, एक बिजनेसमैन है। महिला सशक्तिकरण की पेरोल करती है, बार बार देखा जाता है। और एक विशेषकर बच्चों के लिए इनके ट्वीट बड़े ही शानदार होते हैं, बच्चों का पक्ष रखती है ये अपना, ठीक है, ध्यान रखना है। दक्षिण अफ्रीका की संस्कृति को जीवित रखूंगी ऐसा इन्होंने बोला भी था। और सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आने की 99% संभावना है कि मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन थी, तेस्को गेलेई, ठीक है। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब इनको दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मैं आपको करंट अफेयर में इतने क्वेश्चन करवाता हूँ डेली के डेली। डेली के डेली 10 क्वेश्चन ज़्यादा करंट अफेयर में बनते नहीं। वैसे देखो करंट अफेयर के कोई सर पैर नहीं होता। मैं चाहूँ जितने क्वेश्चन आपको पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि हाल ही में जो भी घटनाएं घटित होती है वो सारी करंट अफेयर में आती है। लेकिन मेरा उद्देश्य शुरू से यही रहा है, बच्चे को मैं वही चीज़ पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में पूछी जाती है। सर आपको कैसे पता लगता है कि वो एग्जाम में पूछी जाएगी? बिल्कुल, जैसे अपॉइंटमेंट नियुक्तियां हैं, नियुक्ति में से आपको ये पता लग जाता है नियुक्ति को देखकर ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, पुराने एग्जाम में इस प्रकार की नियुक्ति पूछी गई है कि नहीं पूछी गई है, ठीक है। इसीलिए जो भी घटना है, जैसे साइंस टेक का कोई अगर मुद्दा आया है तो इस प्रकार के क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछे गए कि नहीं पूछे गए। अगर पूछे गए तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। इसी प्रकार रोज के 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं जिनको मैं आपको अच्छे से यहाँ कवर करवा देता हूँ। उसकी पीडीएफ के अंदर मैं इतने फैक्ट लिखवा देता हूँ, जैसे अभी मैं यहाँ पर आपको बहुत ही कम फैक्ट बता रहा हूँ, लेकिन पीडीएफ में सारे फैक्ट सिस्टमेटिक तरीके से लिखे हुए मिल जाते हैं। तो पीडीएफ आप ले लिया करो। डेली के डेली 20 मिनट निकालने से अगर आपके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 10 से 15 क्वेश्चन सही होते हैं और करंट अफेयर के अंदर जो बच्चा अच्छा स्कोर करता है उस अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लेता है। क्योंकि जनरली क्या करते हैं बच्चे, जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट कल्चर, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, बच्चे को पता है ये आएंगे तो उसको अच्छे से पढ़ के जाता है। बच्चे को ये भी पता है करंट अफेयर आएगी, लेकिन रोज के रोज डाटा अपडेट कौन करे, वहां तो सीधी बुक मिल जाती है, उसको पढ़ लेते हैं, काम हो जाता है। वो तो सभी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जो करंट अफेयर में अच्छा करता है वो कहीं ना कहीं अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करता है। और जिस बच्चे ने इस बार इकोनॉमिक सर्वे और आरएस के अंदर करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से कवर किया था, मेरी क्लासेज जिसने रेगुलर राजस्थान और इंडिया के लिए थी, शायद सभी का आरएस प्री निकल रहा होगा। फिर भी नहीं निकल रहा तो गलती रही है, पढ़ने के प्रोसेस में गलती है, आपने चीजें याद नहीं की है। पहली विश्व कप, विश्व पिक बॉल लीग का खिताब किस टीम ने जीता? भाई विश्व पिक बॉल लीग का खिताब जीता है। ऐसा नहीं है कि विश्व पिक बॉल का खिताब पहली बार ही हुआ है, लेकिन पहली बार किसी टीम ने जीता है, वो आपसे पूछा है, वो जीता है बेंगलुरु के जवान। बेंगलुरु के जवानों ने पहली विश्व पिक बॉल लीग का खिताब जीता है। पूरी टीम का नाम था, एग्जैक्ट नाम था उनका, बेंगलुरु जवान्स नाम से टीम थी। पुणे यूनाइटेड को 3-1 से हराया था और पहली बार विश्व पिक बॉल लीग का खिताब जीता था। स्टीवर्ट ने भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था। एकल जीत का खिताब स्टीवर्ट को ही मिला था और उनको प्लेयर ऑफ द लीग का खिताब भी दिया गया था। प्लेयर ऑफ द लीग का खिताब किसको दिया गया था? स्टीवर्ट को दिया गया था। स्टीवर्ट को क्या दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। स्टीवर्ट को प्लेयर ऑफ द लीग का खिताब दिया गया था और बेंगलुरु जवान्स ने पुणे यूनाइटेड को हराकर 3-1 से हराकर पहली विश्व पिक बॉल लीग का खिताब अपने नाम किया था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बीएचयू के शोधकर्ताओं ने किस नई कवक प्रजाति की पहचान की है? जो बीएचयू बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी है उसके शोधकर्ताओं ने एक नई कवक की प्रजाति की पहचान की, उसका नाम है एपिकोकम इंडिकम। क्या है? एपिकोकम इंडिकम। इस क्वेश्चन को रिवर्स भी पूछा जा सकता है। भाई रिवर्स का मतलब क्या हुआ? आपसे यह पूछा जा सकता है एपिकोकम इंडिकम किसकी नई प्रजाति है? तो कवक की नई प्रजाति है। इसकी खोज किसने किया? इसके शोधकर्ता कौन थे? तो बीएचयू बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी ने इसकी खोज की। एपिकोकम इंडिकस जो कवक है वो काम क्या करता है, किस बीमारी को फैलाता है? जो वेटिवर पौधा होता है, कौन सा? वेटिवर पौधा। पौधे का नाम याद रखना। वेटिवर पौधे की जो पत्तियां होती हैं उस पत्ती पर धब्बे उत्पन्न कर देता है। ये क्या कर देता है? वेटिवर पौधे की पत्ती पर
धब्बे की बीमारी से जुड़ा हुआ ये कवक है। इसका नाम क्या है? एपिकोकम इंडिगम इसका नाम है। ठीक है, मोर्फोकल्चर लक्षणों और आणविक फाइटोजेनेटिक विश्लेषण के बाद में इसका पता लगा है। ठीक है, इसका एक अलग से क्लेड बनाया गया है और इसको रखा कहाँ पर गया है? अजरेकर हार्बेरियम में इसको रखा गया है। एनएफसीसीआई पुणे के अंदर भी इसको स्टोर किया गया है। हार्बेरियम सीट क्या होती है आप जानते हो? आपने पढ़ा होगा। अगर किसी बच्चे ने मेरी तरह बोटनी से अगर एमएससी की, मैंने एमएससी कर रखी है बोटनी से, ठीक है, तो हार्बेरियम सीट क्या होती है? आपने सुना है कभी हार्बेरियम सीट के बारे में? हार्बेरियम सीट एक्चुअल के अंदर होती क्या है? उसके अंदर अलग अलग जो पौधे होते हैं उसके जो अलग अलग अंग होते हैं, पौधे के अंग कौन से होते हैं? जैसे पत्ती हो गई, जड़ हो गया, ठीक है, छोटी स्टीम हो गई, तना हो गया, फूल हो गया, उनको उस सीट के अंदर संरक्षित किया जाता है, उस सीट पर चिपका कर संरक्षित किया जाता है, तो उसको हार्बेरियम सीट बोलते हैं। ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर के अंदर, शायद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पे तो नहीं है, बीएससी फाइनल ईयर के अंदर हार्बेरियम सीट आपसे बनवाते हैं। एमएससी के सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपसे हार्बेरियम सीट बनवाते हैं, जिससे आपको टॉपिक दिया जाता है कि आपको इस पौधे की हार्बेरियम सीट बनानी है, तो उस पौधे के जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है उसको इस सीट पर चिपकाना होता है, उसको बोलते हैं हार्बेरियम सीट। तो अजरेकर हार्बेरियम सीट और एनएफसीसीआई पुणे के अंदर इसको स्टोर किया गया है। बीएचयू के शोधकर्ताओं ने कवक की नई प्रजाति एपिकोकम इंडिगम की खोज की है, जो कि वेटिवर पौधे के जो पत्तियां होती है उस पर धब्बे उत्पन्न करने की बीमारी को पैदा करता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्नाटक की अंतिम सक्रिय नक्सली लक्ष्मी, इस नक्सली का नाम है, लक्ष्मी ने कहां आत्मसमर्पण किया जिससे कर्नाटक राज्य आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त हो गया है? दो क्वेश्चन बनते हैं यहां पर, आपसे यह भी पूछा जा सकता है हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है? तो वो कर्नाटक राज्य को। कर्नाटक राज्य को जब नक्सलवाद मुक्त किया गया तो अंतिम सक्रिय नक्सली कौन थी? लक्ष्मी थी। इसने आत्मसमर्पण कहां किया है? तो कर्नाटक के अंदर जगह है उडुपी। कहां पर? उडुपी। तो कर्नाटक की उडुपी के अंदर कर्नाटक की अंतिम एक्टिव यानी सक्रिय नक्सली लक्ष्मी ने आत्मसमर्पण कर दिया है और जो कर्नाटक राज्य है उसको नक्सलवाद मुक्त घोषित कर दिया गया है। उडुपी जगह को आपको याद रखना है। वैसे ये जो लक्ष्मी थी ना बड़ी घातक थी, ये ए ग्रेड की नक्सलवादी थी। नक्सलवाद के अंदर भी ग्रेड होते हैं अलग अलग, कौन कितना खतरनाक है उसके हिसाब से ग्रेडिंग होती है। ए ग्रेड की थी। फिर इसने आत्मसमर्पण क्यों किया? ऐसा क्या कर दिया सेना ने? सेना ने इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया है, पैसों के लालच से उसने आत्मसमर्पण किया है। 7 लाख रुपए तो एक मुश्त लिए आत्मसमर्पण के लिए। जो बड़े बड़े नक्सलवादी ग्रुप होते हैं ना, वो क्या करते हैं जब आत्मसमर्पण करते हैं ना, कुछ पैसों की डिमांड करते हैं कि आप हमें इतने पैसे दे दो, हम नक्सलवाद नहीं फैलाएंगे, हम अनएक्टिव हो जाएंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे। तो 7 लाख रुपए दिए हैं। इसके अलावा जो भी उनका पुनर्वास होगा उसके लिए भी लाभ शामिल है। पुनर्वास के लिए अगर बोलेंगे जो हमारी टीम है उनके लिए अच्छे घर बनाने हैं, उनके लिए ये चीजें होनी चाहिए पुनर्वास के लिए, तो सारा पुनर्वास और 7 लाख रुपए केस में डील हुई है। उसके बाद में लक्ष्मी ने क्या है? आत्मसमर्पण। ठीक है, आत्मसमर्पण समिति होती है एक अलग से सेना के अंदर। उसने बताया 2025 के अंदर 22 नक्सलियों के आत्मसमर्पण की पुष्टि है। अभी 2025 शुरू हुआ, एक ही महीने के अंदर बोले 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। और जो पुणे एकीकरण है, कुछ कुछ उन पर एलिगेशन भी लगे थे कि इन नक्सलवादियों ने वापस पुणे एकीकरण कर लिया, तो उन्होंने इस चीज को खारिज कर दिया है, इस मामले को खारिज कर दिया। बोले कुछ ही पुणे एकीकरण नहीं हो रहा है, हमने जो भी नक्सलवादी ग्रुप थे उनको कैसे भी करके, किसी को डरा धमका के, किसी को पैसे देके, सबको हमने सरेंडर करवा दिया है। और अभी कोई भी कर्नाटक के अंदर जो नक्सलवादी ग्रुप है वो एक्टिव नहीं है। अंतिम था लक्ष्मी जिसको 7 लाख रुपए और जो भी उनकी टीम को रहने के लिए जगह वगैरह पुनर्वास चाहिए था वो हमने दे दिया है। ऐसा इसलिए किया हमने क्योंकि जो लक्ष्मी है वो ए ग्रेड की नक्सलवादी थी। ठीक है, उसी के चलते उडुपी के अंदर लक्ष्मी ने भी बोला भाई इतने पैसे वैसे दे रहे हो तो हम अब कुछ नहीं करेंगे, आप तो पैसे दो, हमारे लिए अच्छा सा मकान बनाओ, बाकी देखा जाएगा आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। कर्नाटक अभी वर्तमान के अंदर नक्सल से मुक्त हो गया है, नक्सलवादियों से पूर्णतः मुक्त हो गया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का फल और सब्जी निर्यात पिछले 5 वर्षों में कितने प्रतिशत तक बढ़ा है? भारत के अंदर भाई फल और सब्जियों का निर्यात, आयात और निर्यात आप समझते होंगे। अगर किसी भी चीज का यहां पर भारत के अंदर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या करते हैं? आयात करते हैं। आयात को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका आना, आना के अंदर ये आता है ना, आना। बाहर से सामान जब आता है तो उसको आयात बोलते हैं। अगर किसी भी वस्तु या किसी भी सेवा का अपन उत्पादन ज्यादा कर रहे हैं, अपने लिए जितनी सफिशिएंट मात्रा उससे ज्यादा करें, तो फिर उसका अपन क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं। ठीक है, तो भारत फल और सब्जियों का आयात नहीं निर्यात करता है। 2019-20 से 2023-24 के ये आंकड़े हैं जिसके अंदर भारत ने 47.3% तक फल और सब्जियों का निर्यात बढ़ा दिया है। समझ गए आप? यानी 2019 से पहले जितना अपन निर्यात करते थे उसके अंदर अपन ने 47.3% की वृद्धि दर्ज की है। ठीक है,
भारत की फल और सब्जियां कितने देशों में निर्यात होती है? 123 देशों में, 1 2 3 123 देशों के अंदर निर्यात होती है, जिसके अंदर बड़े देशों की बात की जाए तो ब्राजील बड़ा देश है, छोटे देशों में घाना हो गया, चेक गणराज्य हो गए, ठीक है। इसके अलावा अभी फल और सब्जियों के अंदर एक दिन मैंने न्यूज पढ़ी थी, एग्जैक्ट न्यूज पढ़ी थी मैंने, एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। 17 नए बाजार स्थापित किए हैं जहां पर भारत निर्यात करेगा फलों और सब्जियों का, ठीक है, तो ध्यान रखना है। कृषि निर्यात संवर्धन योजना आई थी 2021 से 2026 के बीच में चलने वाली थी, आपने पढ़ा होगा। इसके अंदर एपीडा की पहल शुरू की गई थी, जिसके अंदर व्यापार मेले हो गए, वित्तीय सहायता हो गई, इस प्रकार की चीजें की गई थी, जिसके चलते फलों और सब्जियों का निर्यात बढ़ा है। 123 देशों में भारत निर्यात करता है। 2019-20 से 2023-24 तक मात्रा की बात की जाए तो 47.3, हाँ मूल्य भी पूछा जा सकता है भाई, मात्रा पूछिए तो मूल्य भी पूछा जा सकता है। मूल्य 41.5। ये क्या है सर, मूल्य क्या है, अभी बताते हैं मूल्य क्या है आपको। मूल्य का मतलब, मात्रा का मतलब तो वह क्विंटल के अंदर कितनी सब्जियों या कितने टन के अंदर, मान लो बाई वेट आप कितना निर्यात कर रहे हैं। मूल्य का मतलब है जितना आपने निर्यात किया उसके आपने कुछ पैसे भी तो लिए होंगे भाई। टमाटर आपने किस भाव से बेचे, मूली आपने किस भाव से बेची, गाजर आपने किस भाव से बेची, खीरा आपने किस भाव से बेचा, तो उसका मूल्य की बात की जाए तो मूल्य में 41.5% की वृद्धि दर्ज की गई थी और मात्रा में 47.3% की वृद्धि दर्ज की गई थी। कहां से कहां तक, 2019-20 से लेकर 2023-24 तक के ये आंकड़े आए थे, और ऑफिशियल आंकड़े याद रखने हैं आपको, ठीक है। ये था भाई 6 फरवरी 2024 का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस स्टैटिक्स जीके के साथ आपको कवर करवाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस करना, उससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, दिल एकदम खुश हो जाता है। पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 9887809083 ये मोबाइल नंबर है अपने। इस पर आपको क्या करना है, या तो कॉल कर देना है, मैसेज कर देना, सर हम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपकी जो करंट अफेयर की क्लास है उसकी पीडीएफ हमें बिल्कुल फ्री चाहिए, तो उसके बाद में आपको डेली की डेली फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलती रहेगी। तो डेली की डेली पीडीएफ पढ़ लिया करो, क्लास ले लिया करो। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर, जय हिंद।